कई मौतें मैंने देखी है, कई डेथ समरीज लिखना हुआ है। मैंने हालांकि इमरजेंसी में आज 1200 से ज़्यादा बच्चे डिलीवर कराए हैं नॉर्मल मेरे एम्बुलेंस में। तो महत्वपूर्ण बात, ओरल हेल्थ अच्छे से मेंटेन करो ताकि 75 से 80% बीमारियों को हम अवॉइड कर सकें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नीलेश धर्माधिकारी सर, जो कि मेंटल, फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में उन्हें काफ़ी हद तक बहुत अच्छा नॉलेज है, जिन्हें 30 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने अभी तक के 6 लाख तक पेशेंट देख चुके हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर नीलेश धर्माधिकारी सर से। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलेश अनिरुद्ध धर्माधिकारी। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके अलावा मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एज वेल एज योगिक साइंस पढ़ा हूँ। ये सबके अलावा मैंने एडवांस बेसिक लाइफ ट्रेनिंग लिया हूँ और गए 9 साल से मैं एज ए इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर 108 की प्रणाली में मैं संलग्न हूँ। इसके अलावा गए 4 साल से मैं खुद की प्रैक्टिस देख रहा हूँ, जिसमें मैंने करीबन 23,000 से ज़्यादा पेशेंट का इलाज किया है। मेरे इस 6 लाख के पेशेंट के अनुभव में इसमें अपना कोविड भी पैंडेमिक शामिल है, जिसमें कि कोविड की प्रथम वेव, डेल्टा वेव के अंत में यह क्लिनिक चालू किया। इसमें भी करीबन 2,500 पेशेंट का डेल्टा एज वेल एज ओमिक्रॉन केसेस शामिल है। ये सबके अलावा मैं हेल्थ सेगमेंट में ब्लॉगिंग करता हूँ और मैं समग्र स्वास्थ्य माने होलिस्टिक हेल्थ पे ज़्यादा लिखना और वही उपचार लोगों को करना पसंद करता हूँ। मेरा ब्लॉग में सबसे बड़ा ब्लॉग जो है वो साइंटिफिक इंसाइट्स पे है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ पे। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि फिजिकल हेल्थ फिटनेस होता क्या है और इसे हर कोई अपने तरीके से समझ सकता है, भले वो कुछ भी पढ़ा लिखा हो या ना भी हो, लेकिन अपने शरीर के बारे में उसे अच्छे तरीके से ज्ञान होता है। इसकी शुरुआत होती है प्रातः विधि से। सुबह उठते बराबर जब हम प्रातः विधि करते हैं तभी ध्यान में आता है कि हमें मलमूत्र त्याग करने में कोई कष्ट तो नहीं है। हमें मलमूत्र त्याग करने के बाद में हल्कापन महसूस होता है कि नहीं, हमें भूख की अनुभूति होती है कि नहीं होती है, यह हमें वैसे ही पता चल जाता है। ये सब के अलावा जिसका भौतिक स्वास्थ्य अच्छा है उसे भूख लगने की कोई परेशानी नहीं होती है, उसे अच्छी तरह से भूख लगती है और उसका खाना हाजमा भी ठीक रहता है और दिन भर की उसकी कार्य प्रणाली में उसे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है, किसी किस्म की थकान नहीं महसूस होती है। वो अच्छी तरह से उसे असाइन किए गए कार्य या उसे होने वाले कार्य वो अच्छी तरह से भली भांति निभा सकता है। और चौथी बात यह है कि आदमी को नींद कैसे आती है। अगर हमें स्वस्थ नींद आती है, 6 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप आती है, तो भी हम समझ सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य यानी भौतिक स्वास्थ्य यह बहुत अच्छा है। और ये सबका संबंध जो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। तो सर, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया फिजिकली हेल्थ के बारे में। मैं अभी आपसे जानना चाहूंगी कि मेंटली हेल्थ क्या होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेंटली मैं फिट नहीं हूँ, तो उनका क्या नजरिया रहता है, वो कैसे बता पाएंगे कि वो मेंटली फिट है या नहीं है। मेंटली हम लोग फिट है कि नहीं है, यह सोचने वाले भी लोग बहुत कम है इस दुनिया में। मेंटली हम फिट है कि नहीं है, इसकी कुछ परिभाषाएं है। हम स्वयं को अपने आप में स्थिर या प्रसन्न अनुभूत करते हैं या नहीं करते हैं, यही हमारी मेंटल फिटनेस बताती है। हम खुद के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और उसका हम कैसे समन्वय करते हैं, यह मेंटल फिटनेस की ओर इशारा करता है। बहुत कम सौभाग्यशाली लोग हैं जो मेंटल फिटनेस को पा सकते हैं। हाँ, लेकिन हम मेंटली फिट है कि नहीं यह हम हमारे कुछ लक्षणों से ही पता कर सकते हैं। क्या हम हमेशा उदास रहते हैं, क्या हम हमेशा बेमतलब भी खुश रहते हैं, वह भी गलत बात है। हमें दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं है या नहीं है, या दूसरों से हम अच्छी भावनाओं की अपेक्षा करते हैं या नहीं करते हैं, यह सभी मायने जो है ये मेंटल फिटनेस की ओर इशारा करते हैं। और मेंटल फिटनेस यह एक व्यापक शब्द है, लेकिन इस मेंटल फिटनेस को भी अचीव करने के लिए हमें हमारे आसपास के वातावरण की बहुत बड़ी अहमियत रहती है। क्योंकि हमारे आसपास का अगर वातावरण ही बराबर न रहे, अगर वही मेंटली फिट नहीं है,
तो हम मेंटली फिट नहीं रह सकते हैं। यह भी उतनी ही बात पक्की है। और इसका उत्तर जो है, इस प्रश्न का उत्तर आपको सामाजिक स्वास्थ्य माने सोशल हेल्थ में मिलेगा। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि सोशल हेल्थ, ये सोशल हेल्थ क्या होती है? सोशल हेल्थ क्या होती है? यह हमारे जो 4 स्तंभ है हेल्थ के, जिसे हम कहते हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ, इन चारों में से सोशल हेल्थ यह एक आधारभूत स्तंभ है। क्योंकि हम कैसे खुद के बारे में सोचते हैं कि नहीं मेरे साथ में ये चीज अच्छी हो रही है, तो यही सेम चीज मैं लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँ, तो उसका संबंध आता है आपके अच्छी मेंटल हेल्थ से, कि आपके विचार अच्छे हैं और आप वो लोगों के साथ में आदान प्रदान करना चाहते हो। अब सवाल ये आता है कि इसमें सोशल हेल्थ कहाँ पर आ गई? क्योंकि शुरुआत जो है हमारे साथ में अगर होती है, अगर आप खुश हैं तो आप पूरी दुनिया को खुश रख सकते हो, आप उदास हो तो आप उदासी ही बांटोगे। और इसका पूर्णतया संबंध सामाजिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे कोई दुखी है, कोई कष्टी है, तो आप भी सुखी, आप भी बगैर कष्ट के नहीं रह सकते हो, क्योंकि मनुष्य यह सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक स्वास्थ्य जो है यह बहुत गहराई से संबंध रखता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य से, जिसे कि हम स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं। यह भी एक चौथा और महत्वपूर्ण कदम है अपने स्वास्थ्य को समझ। तो सर आपने हमें फिजिकल हेल्थ के बारे में बताया, मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, सोशल हेल्थ के बारे में भी बताया, अब आपने कहा है कि स्पिरिचुअल हेल्थ। तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि स्पिरिचुअल हेल्थ होता क्या है? धन्यवाद यह सवाल पूछने के लिए, क्योंकि बहुत कम लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है। जो अध्यात्म है वो तो हमको मालूम नहीं, हम तो ये है, हम तो वो है, हम तो वो है। हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान को या उस परम शक्ति को मानता है। स्पिरिचुअल हेल्थ यह कॉन्सेप्ट या यह बेसिक जो हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उसका कहने का तात्पर्य यह है कि स्पिरिचुअल हेल्थ माने अपने जन्म का उद्देश्य समझना, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हम क्या कर रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर जो है वह स्पिरिचुअल हेल्थ में आता है। क्योंकि न हम केवल शरीर है, न हम केवल मन है, न केवल आत्मा है, न केवल इंद्रिया है जिसका उपभोग लेने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। हमारा कुछ अपना खुद का भी परम उद्देश्य है जिस कारणवश हम इस पृथ्वी पर आए हैं। और यह पृथ्वी के लोगों के साथ में, हमारे ही मनुष्य समाज के साथ में हम मिक्सअप हो रहे हैं। उसके लिए हमारा अच्छा भौतिक स्वास्थ्य भी रहना जरूरी है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहना जरूरी है, हमारा सोशल हेल्थ यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहना जरूरी है, तभी जाके हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ बनेगा। इस दुनिया में अलग अलग किस्म के कई धर्म है, कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता है कि एक दूसरे की जान लो या एक दूसरे की प्रताड़ना करो या एक दूसरे को तकलीफ दो। हर धर्म ने अच्छी ही बातें सिखाई है। मनुष्य जहाँ पर पैसा और सत्ता अधिकार की बात आती है, तब वह अपना स्वार्थ बीच में आड़े लाता है। वह कैसे नहीं लाना है, कैसे खुद की प्रगति करना है और अपने पूरी दुनिया की प्रगति करना है, यह तात्पर्य हमें मिलता है स्पिरिचुअल हेल्थ से, जिसे कि हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म, क्योंकि मानवता ये एक ही धर्म ऐसा है जो हर चीजों को बाजू कर देता है। क्योंकि हम इस पृथ्वी पे आए हैं जो कि एक ब्रह्मांड का एक मामूली कण भी नहीं है, जो हमारे की पृथ्वी की अस्तित्व है, जो हमारे पृथ्वी का अस्तित्व है। और हमारे पृथ्वी पर जो पंचभौतिक तत्व है वो हर किसी में वही तरीके से है, उसमें कोई न विधाता ने कमी ज्यादा की है, न किसी ने कुछ कम ज्यादा की है। हम वही जमीन पे रहते हैं जो पृथ्वी की है, हम वही पानी पीते हैं जो पृथ्वी पे उपस्थित है। हाँ, कहीं गर्म हो सकता है, कहीं ठंडा हो सकता है। सिमिलरली या तद्वत ही हम बोले तो हवा की भी बात, हवा भी कहीं गर्म हो सकती है, कहीं ठंडी हो सकती है, लेकिन हम उसी हवा का सेवन करते हैं। अन्न भी हम वही खाते हैं जो हमें इस पृथ्वी ने दिया। हमको अगर कोई चोट लगे तो हम में से खून निकलता है, वही अगर कोई इतर प्राणी। आपने हमें पूछा निवारक स्वास्थ्य सेवा या निवारक स्वास्थ्य देखभाल क्या होती है, इसे हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बोलते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी स्वस्थ जीवन शैली। अगर हमारी जीवन शैली स्वस्थ रहे तो हमारी
बीमारियों से जूझने की जो क्षमता है वो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि इस स्वास्थ्य शैली में आता है एक तो हमारा समय पे खाना, समय पे अपना काम पूरा करना और अच्छी क्वालिटी के 6 से 8 घंटे की नींद लेना। यह भी अगर हम अचीव कर पाते हैं अपने रोज के काम काज में तो भी काफी बड़ी बात हो जाती है। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। अब इम्यूनिटी कैसे बढ़ेंगी, हमें रोग होने के स्रोत कौन से हैं? एक तो हर जगह रोग हम एक्सपोज हो सकते हैं, सांस से, पानी से, हर तरीके से हम। तो सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे क्रिटिकल डिसीज क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्रिटिकल डिसीजेस की अगर आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो डिसीजेस रहते हैं वे हमारे हृदय से संबंधित रहते हैं और मस्तिष्क से संबंधित रहते हैं, हमारे लीवर से संबंधित रहते हैं, हमारे किडनी से संबंधित रहते हैं। ओके, हमारे जो 5 मुख्य अंग है, ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी और लंग्स, इन 5 हमारे जो मुख्य अवयवों से रिलेटेड डिसीजेस होते हैं ये हमेशा क्रिटिकल होते हैं। इसमें मेरा काफ़ी अनुभव रहा है हृदय रोगों की केसेस को संभालना, क्योंकि इमरजेंसी में यही हमें ज़्यादा देखने को मिलती थी। ब्रेन से रिलेटेड कंडीशन जैसे कि स्ट्रोक हो गया, किसी को सबअरेक्नोइड हैमरेज हो गया, ऐसे केसेस हमें हैंडल करने पड़ते थे, उन्हें सुरक्षित उनके मुकाम पे पहुंचाया जाता था। लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वह भी क्रिटिकल होते हैं, लेकिन वो बहुत से प्रॉब्लम, एक इन्फेक्शंस छोड़ दिए तो मोस्टली इनवाइटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, जिसमें शराब का सेवन यह कॉमन बात है। रही बात किडनी से रिलेटेड इन्फेक्शंस जो है, इसमें भी कुछ एक्यूट इन्फेक्शंस है तो कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शंस है, और इसका भी संबंध हमारे जीवन शैली से काफी जुड़ा हुआ है। हम जब उष्ण प्रदेश में रहते हैं तब हमें कम से कम 4 से 5 लीटर पानी ये दिन का सेवन करना चाहिए। यह मामूली बात भी अगर कोई फॉलो ना करे तो किडनी की संबंधित बीमारियां आ सकती है। अब रही बात लंग्स से रिलेटेड तकलीफ है, तो इन्फेक्शन की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। हमसे भी 3.5 करोड़ साल पहले से अनेक जीवाणु, विषाणु इस दुनिया में उपस्थित है। हम उनके लिए मेहमान हैं और हमें उनको एडजस्ट करना है। ओके, तो यह बात ध्यान में रखते हुए और भी क्रिटिकल केसेस में आप बोलोगे तो मैंने कोरोना वायरस की जो साथ है उसे देखा है। कई मौतें मैंने देखी है, कई डेथ समरीज लिखना हुआ है। मैंने हालांकि इमरजेंसी में आज 1200 से ज़्यादा बच्चे डिलीवर कराए हैं नॉर्मल मेरे एम्बुलेंस में। मेरे कार्य क्षेत्र में जितने मैंने डिलीवरीज नहीं कराए होंगे उससे ज़्यादा मैंने अगर डेथ समरीज लिखी होंगी तो वो कोविड में लिखी गई। इसलिए मैं कोविड को बड़ा रोग तो है लेकिन लंबा चलने वाला रोग था, पैंडेमिक था, तो यह एक मेरा अच्छा अनुभव रहा है। वहाँ मैंने सिविल हॉस्पिटल में आईसीयू कोऑर्डिनेशन तक के सब देखा हुआ है। आमतौर पे एक ड्यूटी में 700 से 1000 से ज़्यादा तक पेशेंट रहते थे, डिपेंड करता था 8 घंटे ड्यूटी है या 12 घंटे ड्यूटी है। बाकी तो खैर इन सब रोगों से खुद का बचाव करने के लिए हमारे हाथ में केवल एक ही बात है, हमारी व्यवस्थित दिनचर्या, हमारा ऋतु के अनुसार खान पीन, व्यायाम, यह सब हमारे हाथ में है। हाँ, और एक चीज पे तो मैं हमेशा जोर देना चाहूंगा, वो है सलाइन वाटर गार्गल, माने गुनगुने नमक के पानी की गरारे करना और थूकना, और स्वच्छ और सूखे हुए कपड़े पहनना। इतना भी अगर हम करते हैं, क्वालिटी स्लीप लेते हैं, टाइम पे अपना भोजन करते हैं, तो भी हम कई बीमारियों से लड़ने का और मुकाबला करने की क्षमता पैदा कर सकते हैं और इनसे हम बच सकते हैं। तो सर आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। अभी मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस के लिए आप कौन से ऐसे टिप्स, प्रिवेंटिव टिप्स देना चाहते हैं, और उन्हें अगर आपसे कांटेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? संक्षेप में अगर बताऊं तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ा मायना कर देती है हमारे स्वस्थ जीवन को बिताने के लिए। सबसे पहले तो हमारे खान पान की आदतें, हमें समय पे भोजन करना है। हर एक का सर्कैडियन रिदम जो है वह अलग अलग होता है। किसी को किसी विशिष्ट समय पर भूख लगती है, किसी को किसी विशिष्ट समय पर ही भूख लगती है, तो वो हमारे खाने पीने का जो समय है उसे निर्धारित करें, उसी समय पर खाना खाएं, और हो सके तो 1 कटोरी चावल या 1 रोटी इसकी भूख बाजू में रख के वायु को अपना कार्य करने के लिए हमारे पेट को
अच्छा सुचारू तरीके से कार्य करने के लिए इतना खुद के ऊपर निर्बंध डालिए कि भाई थोड़ी जगह यह वायु के लिए भी बची रहे। रही बात व्यायाम में, आपको कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, केवल आप एक फास्ट वॉक जैसे ब्रिस्क वॉक या जलद गति से चलना, यह भी आप केवल 45 मिनट के लिए करते हो तो भी काफी है। यह भी आपके लिए अच्छा व्यायाम होता है। और महत्वपूर्ण बात, ओरल हेल्थ अच्छे से मेंटेन करो ताकि 75 से 80% बीमारियों को हम अवॉइड कर सके, जिसमें क्या आता है गुनगुने नमक के पानी से गरारे करना, थूकना। अब रही बात मानसिक स्वास्थ्य की, मानसिक स्वास्थ्य ऐसे है कि स्वयं को आनंदी रखना यह बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खुद ही अगर आनंदी नहीं तो हम लोगों को आनंदी नहीं कर सकते और ना आनंदी समाज बन सकता है। अब रही बात ऐसी, ये सब का एक ही निचोड़ या तात्पर्य है कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी कोई ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है, हम इसे आसानी से साध्य कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं, आपको केवल 1-2 मिनट के लिए मौन रहना है और जो विचार हमारे मन में चल रहे हैं उन्हें देखना है। उसके लिए हम शवासन जैसी प्रक्रियाओं को अपने दैनिक कार्य में ला सकते हैं, जिससे कि आपको अपने आप में ही रुचि पैदा होगी स्वयं का आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा किया जाए। ये सबके अलावा इस दुनिया में महत्वपूर्ण जो बीमारियां हैं वो 12 आती है, जिन्हें कि हम जटिल बीमारियों के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर मेरे 24 ब्लॉग्स हैं मेरी वेबसाइट पर। तो मैं डॉक्टर नीलेश धर्माधिकारी सर का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अभी काफ़ी हद तक नॉलेज मिल गया होगा मेंटल, फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही आपको वीडियोस दिखाते रहे। और जो भी आपके क्वेश्चन है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस चीज़ से रिलेटेड पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, हम उसके लिए अवेलेबल है। थैंक यू।